हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेटलर्जी के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे, ये फैन बंद कर दो एक बार दोस्तों। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि मेटलर्जी का जो सेकंड लेक्चर है, ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले लेक्चर से दोस्तों हम लोगों ने बात किए थे कि जो अयस्क होते हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ऑक्साइड के आधार पर किया जाता है, सल्फाइड के आधार पर किया जाता है, सल्फेट के आधार पर किया जाता है, कार्बोनेट के आधार पर किया जाता है, हैलाइड के आधार पर किया जाता है, नाइट्राइट के आधार पर किया जाता है। दोस्तों ये सभी बातें हम लोगों ने पहले लेक्चर से कंप्लीट कर ली थी, सही है। अब आज के इस लेक्चर से हम लोग बात करेंगे धातु कर्म की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं भाई। तो आप लोग क्या करना है मेरे दोस्तों, नोटबुक और पेन निकाल के बैठिए और आराम से लेक्चर को एंजॉय कीजिए। अगर कुछ भी आपको छोटा सा डाउट नजर आता है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट दर्ज करें कि ये डाउट हमारा है सर, इस डाउट को दूर करो। आपके डाउट 100% दूर किए जाएंगे। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हो? सही है। और हाँ, लेक्चर को देखने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप लोग लेक्चर को स्टार्ट टू एंड तक देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। नोट्स आपके साथ साथ में बनते रहने चाहिए, सही है। तो आप डाल दीजिए आप लोग हेडिंग धातु कर्म की प्रक्रिया। फटाफट आप लोग डाल दीजिए हेडिंग। देखो ये मेरा नाम लिखा हुआ है सोहेल मंसूरी, जो कि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, सही है। धातु कर्म की प्रक्रिया के बारे में हम लोग बात करते हैं कि धातु कर्म की प्रोसेस क्या होती है। आप लोग डाल दीजिए हेडिंग धातु कर्म की प्रक्रिया या फिर धातु कर्म क्या होता है। धातु कर्म की प्रक्रिया दोस्तों एक एक बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो प्लीज आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग आराम से नोटबुक में डाल दीजिए हेडिंग और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें कि धातु कर्म की जो प्रक्रिया होती है वो क्यों पढ़ी जाती है और इसके अंदर मेरे प्यारे दोस्तों क्या पढ़ा जाता है। इस सभी बातों को मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मेरे बच्चों हम लोग धातु कर्म की बात करते हैं। धातु कर्म का जो मतलब होता है, धातु कर्म का मतलब यह होता है कि अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जितनी भी रासायनिक विधियां हम इस्तेमाल करते हैं उनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, धातु कर्म कहा जाता है। और इसके लिए बहुत सारी विधियां अवेलेबल है, बहुत सारी विधियां मौजूद है। सभी विधि को बारी बारी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, फील करेंगे, महसूस करेंगे और बढ़िया से नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूं कि धातु कर्म की प्रक्रिया में इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की रासायनिक विधियां। अयस्कों से, जरा ध्यान दीजिएगा, अयस्कों से शुद्ध धातु, सुनो बेटा जी, अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की, शुद्ध धातु प्राप्त करने की रासायनिक विधियां, रासायनिक विधियां धातु कर्म के अंदर, रासायनिक विधियां धातु कर्म के अंदर पढ़ी जाती है। रासायनिक विधियां धातु कर्म कहलाती है या पढ़ी जाती है, धातु कर्म कहलाती है या कहलाता है। हाँ ना बोलो मेरे लाल, आप लोगों को ये एक लाइन समझ में आ गई क्या? आपसे कोई पूछ ले कि धातु कर्म क्या होता है तो क्या कहोगे? धातु कर्म का मतलब ये होता है अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जितनी भी प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। अब ये कौन कौन सी प्रोसेस होती है, सो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और जरा समझो मेरे बेटा जी। सबसे पहला जो पॉइंट आता है, अरे मेरे लाल बाल गोपाल, सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है अयस्कों का चूर्णीकरण। अरे क्या आता है दोस्तों? अयस्कों का चूर्णीकरण, अयस्कों का चूर्णीकरण। पहले इसको समझेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकंड जो प्रोसेस होता है वो ये होता है मेरे दोस्तों अयस्कों का सांद्रण। क्या होता है साथियों? अयस्कों का सांद्रण। दो पॉइंट क्लियर है आप लोगों के। पहला तो हो गया चूर्णीकरण, दूसरा क्या हो गया? सांद्रण हो गया। तीसरे पॉइंट की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो तीसरा पॉइंट ये होता है, तीसरा पॉइंट जो होता है वो ये होता है सांद्रित अयस्कों से।
ध्यान दीजिएगा, सांद्रित अयस्कों से अशुद्ध धातु प्राप्त करना, आय हाय हाय, ये भी अच्छा पॉइंट होता है, अशुद्ध धातु प्राप्त करना। लेकिन मेरे साथियों हम क्या करेंगे, शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। तो लास्ट में क्या कर देंगे, धातु का शुद्धिकरण, इसका प्यूरिफिकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई, धातु का क्या करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, अशुद्धियों को बाहर निकालेंगे। अरे हाँ ना बोलो मेरे दोस्तों, ये सारी प्रोसेस किसके अंदर पड़ी जाती है, धातु कर्म के अंदर पड़ी जाती है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहली वाली प्रोसेस का जो नाम होता है वो दोस्तों नाम होता है अयस्कों का चूर्णीकरण। दूसरी वाली प्रोसेस का जो नाम होता है वो होता है अयस्कों का सांद्रण। तीसरी वाली प्रोसेस का जो नाम होता है वो होता है सांद्रित अयस्क का अशुद्ध धातु में परिवर्तन। चौथे वाले पॉइंट का जो नाम होता है वो होता है धातु का शुद्धिकरण। हाँ ना बोलो मेरे दोस्तों। अब बारी बारी से एक एक पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये पहली बात आपको समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं डालता हूं सबसे पहला पॉइंट, और सबसे पहला पॉइंट कौन सा है बेटा जी, अयस्कों का चूर्णीकरण। आय हाय हाय, समझो भाई, अयस्कों का चूर्णीकरण, अयस्कों का चूर्णीकरण की हम लोग बात करेंगे। अयस्क के क्या बनाएंगे, चूर्ण बनाएंगे, बारीक बारीक इसको पीसेंगे। उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, चूर्णीकरण कहते हैं। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? देखो होता क्या है, जो हम लोग जो अयस्क के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उन बड़े टुकड़ों को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करेंगे, और उन छोटे पीसेस को हम लोग क्या करेंगे, बारीक बारीक पाउडर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। और इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, अयस्कों का चूर्णीकरण कहते हैं। सो प्लीज आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये कोई आपका अयस्क का टुकड़ा है। कौन है बेटा जी, अयस्क का टुकड़ा है। इस अयस्क में क्या क्या प्रेजेंट है दोस्तों, धातु प्रेजेंट है, उसके अलावा अशुद्धियां प्रेजेंट है। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, ये कौन हो गया आप लोगों का, अयस्क का टुकड़ा। कौन हो गया बेटा जी, अयस्क का टुकड़ा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों अयस्कों को क्या किया जाएगा, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट किया जाएगा, और फिर इन छोटे से पीस को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, चूर्ण के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, बारीक बारीक पाउडर में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। क्या आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आ गई? क्या ये आपने क्या बना दिया मेरे दोस्तों, अयस्क का चूर्ण बना दिया, अयस्क का पेस्ट बना दिया, अयस्क का चूर्ण बना दिया। अरे हाँ ना बोलो भाई, ये कोई कायम चूर्ण नहीं है जो पेट खराब होने के बाद इंसान को लेना पड़ता है। नहीं दोस्तों, ये अयस्कों का चूर्ण है जो कि बहुत कीमती चीज होती है मेरे भाई। जो अयस्कों के बड़े टुकड़े होते हैं उनको छोटे पीसेस में जिस मशीन के द्वारा बदला जाता है उसे कहा जाता है जो क्रशर। क्या कहा जाता है साथियों, जो क्रशर कहा जाता है। और इन छोटे से पीसेस को बारीक बारीक चूर्ण में बदला जाता है। उस मशीन का नाम क्या होता है, स्टैंप मिल। क्या नाम होता है बेटा जी, स्टैंप मिल की कहानी ये होती है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? ये पहला प्रोसेस होता है अयस्कों का चूर्णीकरण। बता दो फटाफट, जल्दी से बता दो, क्या आप लोगों को ये कमाल बात समझ में आ गई? क्या मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। और साथियों, जो सेकंड पॉइंट होता है वो होता है मेरे भाई अयस्कों का सांद्रण। क्या होता है दोस्तों, अयस्कों का सांद्रण। अब इसकी बात करेंगे हम लोग कि अयस्कों के सांद्रण से क्या मतलब होता है, क्या कहानी होती है। जरा प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना, समझे? तो अयस्कों का जो सांद्रण होता है उसका बेसिकली मीन क्या होता है कि अयस्कों में से अवांछनीय, अनचाहे, गंदे, यूजलेस पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। सो आप लोग क्या लिख सकते हो बेटा जी, अयस्कों में से अवांछनीय पदार्थ को बाहर निकालना, अयस्कों में से अनचाहे
जिसकी जरूरत ना हो, अनचाहे या अवांछनीय, अवांछनीय, अनचाहे पदार्थों को, अनचाहे पदार्थों को, अब ये कौन कौन हो सकते हैं? अरे बेटा जी रेत हो सकती है, अरे कौन हो सकते हैं? पत्थर हो सकते हैं, कंकड़ हो सकते हैं। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, इतनी बात समझ में आ गई क्या? अयस्कों में से अनचाहे पदार्थों को बाहर निकालना। आय हाय हाय, क्या करोगे? बाहर निकालोगे। बाहर निकालना क्या कहलाता है? अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। अरे दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, अरे मान लो मेरे भाई ये आपका कोई अयस्क का टुकड़ा है। कौन है? अयस्क का टुकड़ा है, और इसमें क्या प्रेजेंट है मेरे भाई? धातु प्रेजेंट है। जरा आप टॉपिक को समझने की कोशिश करना, और साथ साथ में कौन प्रेजेंट है मेरे भाई? अशुद्धियां भी प्रेजेंट है। तो होगा क्या? अरे मेरे भाई होगा क्या? यही तो होगा ना मेरे भाई कि यहां से हम लोग क्या प्राप्त कर ले? धातु प्राप्त कर ले, और जो अशुद्धियां जो होती है इनको हम लोग बाहर निकाल दे। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सांद्रण कहा जाता है। अरे हाँ ना बोलो मेरे दोस्तों, ये हमको क्या प्राप्त हो गई? धातु प्राप्त हो गई। अभी भी अशुद्ध है। ये कौन है बेटा जी? अशुद्धियां है। हाँ ना बोलो मेरे दोस्तों, कौन है बेटा जी? अशुद्धि है। तो आप लोग क्या कह सकते हो? अयस्कों से अशुद्ध धातु को या अयस्कों से अशुद्धियों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। और मेरे साथियों, अयस्कों का सांद्रण अलग अलग विधि से किया जाता है, और वो विधियां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कमाल इंपॉर्टेंट होती है। जेट एग्जामिनेशन 2021 के अंदर इस वाले लेक्चर से और लास्ट वाले लेक्चर से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे। सो आराम से आप समझने की कोशिश करें। मैंने क्या बोल दिया? अयस्कों का सांद्रण, तो इसका मतलब क्या हो गया? अयस्कों में से अवांछनीय पदार्थों को निस्तो नाबूद कर देना क्या कहलाता है? अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। और अयस्कों के सांद्रण के लिए बहुत सारी विधियां अवेलेबल है। सो ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। देखो बेटा जी, अयस्कों का सांद्रण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अयस्कों का सांद्रण समझो बेटा जी, फील करो, महसूस करो। काम की बात है दोस्तों, ये क्या है मेरे भाई? काम की बात है, और काम की बातों को फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। अरे अयस्कों के सांद्रण की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले अयस्कों का सांद्रण हम लोग 4 विधियों के द्वारा कर सकते हैं, और वो चारों विधि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कातिल है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जरा ध्यान देना। सबसे पहली जो विधि होती है दोस्तों, वो होती है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। एक बार मैं नाम लिख देता हूं। पहली कौन सी विधि है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, याद करना है आपको। दूसरी कौन सी है दोस्तों? झाग प्लवन विधि। अरे बोलो ना यार, क्या है बेटा जी? झाग प्लवन विधि है। समझ पाना आप लोग मेरी बातों को। तीसरी जो विधि है भाई, वो है चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सी है दोस्तों? चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ओके, बातों को समझने की कोशिश करें। चुंबकीय पृथक्करण विधि। और चौथी जो होती है मेरे भाई, वो होती है रासायनिक विधि। मतलब इन 4 विधियों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अयस्कों का सांद्रण करते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? निक्षालन कहते हैं। क्या कहते हो दोस्तों? निक्षालन कहते हो। और इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लीचिंग कहा जाता है। कुछ भी एग्जाम में पूछ ले, आपको पता होना चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आप लोगों से कोई पूछ ले कि भाई मुझे ये बता दो, अयस्क का सांद्रण किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है,
आप लोग क्या आंसर दोगे उनको कि सर हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि से कर सकते हैं, हम लोग झाग प्लवन विधि के द्वारा कर सकते हैं, हम लोग उसके अलावा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से कर सकते हैं, हम लोग निक्षालन या रासायनिक विधि के द्वारा भी अयस्कों का सांद्रण कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि किस विधि के द्वारा किसका सांद्रण संभव होता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। ध्यान देना बेटा जी, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि की बात करता हूं, तो देखो इसको अपन ने कर दिया बक्से में बंद, इसको भी अपन ने क्या कर दिया बक्से में बंद। ध्यान देना बेटा जी, इसको भी अपन ने क्या कर दिया, एक बक्से में बंद कर दिया, और इसको भी क्या कर दिया, एक बक्से में हम लोगों ने बंद कर दिया। ये चार विधियां हम लोगों को पढ़नी है। अब देखो क्या कहानी होती है कि जो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होती है, नाम से स्पष्ट हो रहा है गुरुत्वाकर्षण पर आधारित होती है। अब सामान्यतया आप लोग गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या समझते हो कि जो भारी वस्तु होती है वो पहले नीचे गिरती है भाई, और जो हल्की वस्तु होती है वो बाद में जमीन पर आती है, क्योंकि भारी वस्तुओं का मास ज्यादा होता है। मास ज्यादा होने की वजह से उसका घनत्व ज्यादा होगा, और जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो पहले जमीन पर आएगा, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसे अपनी ओर खींचेगा। तो जरा समझने की कोशिश करना बेटा जी, जो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होती है ये सामान्यतया भारी धातु सामान्यतया भारी धातुओं के सांद्रण में उपयोगी है, भारी धातुओं के सांद्रण में उपयोगी है। अरे बहुत कमाल इंपॉर्टेंट बात होती है, जरा आप ध्यान दीजिएगा। कौन कौन हो सकते हैं, अरे लोहा हो सकता है, अरे कौन हो सकता है, टिन हो सकता है, इसके अलावा कौन हो सकता है, लेड हो सकता है। बेसिकली होता क्या है, आयरन और टिन के ऑक्साइड और कार्बोनेट जो होते हैं उनको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा सांद्रित किया जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या? अरे इनके क्या होते हैं, अरे इनके ऑक्साइड एंड कार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा सांद्रित करते हैं। इतनी बात आप समझिए, डिटेल के अंदर बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसको, सही है। सेकंड हम लोग बात करते हैं झाग प्लवन विधि। अरे दोस्तों जो झाग प्लवन विधि होती है वो क्या होती है बेटा जी, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में काम आती है। कमाल इंपॉर्टेंट बात होती है, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में काम आती है। अरे बोलो दोस्तों, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में काम आती है। सल्फाइड अयस्क कौन कौन हो सकते हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में समझा दिया है। अरे बेटा जी Cu2S हो सकता है जिसे कॉपर ग्लांस कहा जाता है, आपका जिंक ब्लेंड हो सकता है जिसको ZnS कहा जाता है, आपका PbS हो सकता है जिसे आप गेलेना कहते हो, एक्सेट्रा। हाँ ना बोलो मेरे भाई। एग्जाम में अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि सल्फाइड अयस्कों को किस विधि के द्वारा सांद्रित किया जाता है, आप क्या आंसर टिक मारोगे? झाग प्लवन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इधर देखो बेटा जी, चुंबकीय पृथक्करण विधि आप समझने की कोशिश तो करो एक बार बेटा जी। चुंबकीय पृथक्करण विधि का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो अयस्क का चूर्ण होगा, इसमें अयस्क होगा प्लस क्या होगा मेरे भाई, अशुद्धियां होगी। अब होता क्या है, इन दोनों में से किसी एक का नेचर क्या होगा, चुंबकीय प्रकृति होगी। किसी एक की क्या होगी मेरे भाई, चुंबकीय प्रकृति होगी। तो इनको क्या होता है, ऐसे रोलर होता है, इसके ऊपर एक पट्टा लगा होता है, डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यहाँ पे एक मैग्नेटिक रोलर होता है, यहां से मैंने क्या डाल दिया, अयस्क का चूर्ण डाल दिया। जो अयस्क प्लस अशुद्धि होती है ना यार, इनमें जो चुंबकीय प्रकृति की होती है वो तो यहां तक आके गिरेगी, और जो बिना चुंबकीय होती है वो यहां पर आके गिरेगी। हाँ ना बोलो बेटा जी, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक रोलर होता है ये इसका प्रभाव यहां तक रहेगा। चुंबकीय जो अशुद्धि भी हो सकती है और अयस्क भी हो सकता है, यहां तक प्रभाव रहने के बाद में प्रभाव खत्म हो जाता है, फिर पट्टे से नीचे की ओर आकर ये गिर जाती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, सो डोंट वरी।
तो होगा क्या कि अयस्क व अशुद्धि में से दोनों में से किसी एक का नेचर क्या होगा, चुंबकीय नेचर होगा। तो होगा क्या कि हम लोग क्या करते हैं, इस विधि में क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो SnO2 अयस्क होता है ना बेटा जी, जो टिन ऑक्साइड से कैसीटेराइड कहा जाता है, SnO2 अयस्क के सांद्रण में हम लोग क्या देखते हैं, हमें यह पता लगता है कि उसमें गुरुजी Fe2O3 एंड FeWO4 जिसे वोल्फ्रामाइट कहा जाता है, इन दोनों की अशुद्धियां पाई जाती है। अरे इनकी क्या पाई जाएगी बेटा जी, अशुद्धियां पाई जाएगी। हाँ ना बोलो बेटा जी, इनकी अशुद्धि पाई जाती है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो, सही है। अब हम लोग रासायनिक विधि की बात करते हैं और जेट एग्जामिनेशन में सवाल बन सकता है। दोस्तों होगा क्या, इस विधि के द्वारा हम लोग गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम आदि जो मुक्त धातुएं होती हैं, जो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, उनका क्या करते हैं हम लोग, प्लेटिनम में एल्यूमिनियम, इनका हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इनका हम लोग करेंगे बेसिकली इस विधि के द्वारा इनका सांद्रण किया जाता है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। हाँ ना बोलो बेटा जी। तो आपसे कोई पूछ ले कि बॉक्साइड से, बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, अरे Al2O3.2H2O, बॉक्साइड से एल्यूमिना का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, निक्षालन या लीचिंग विधि के द्वारा इसका सांद्रण संभव होता है, सही है। अब जो ये बात मैंने यहां पे लिखी है मेरे भाई, ये बात जो है ना बेटा जी, जेट एग्जाम 2021 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्या मुझको बता दो, आपको ये बात समझ में आ गई क्या? तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं मेरे भाई कि जो अयस्कों का सांद्रण होता है वो मुख्यतया 4 विधियों के द्वारा किया जाता है, सही है। पहली विधि का नाम होता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी भारी धातु होती है जैसे कि आयरन हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, उनके जो ऑक्साइड और कार्बोनेट्स होते हैं, उनके जो ऑक्साइड और कार्बोनेट्स होते हैं, उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, सही है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं झाग-प्लेवन विधि। तो झाग-प्लेवन विधि के अंदर क्या होता है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि हमारी चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो इसमें क्या होता है कि अयस्क का जो चूर्ण होता है उसमें अशुद्धियां भी होती है, उनमें से क्या होता है कि एक चुंबकीय प्रकृति का होता है, और यहां पर एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है, जो टिन ऑक्साइड का जो अयस्क होता है उसमें Fe2O3 एवं FeWO4 जिसे वोल्फ्रामाइट कहा जाता है कि चुंबकीय अशुद्धियां पाई जाती है। अरे हाँ ना बोलो दोस्तों। एक होता है निक्षालन या लीचिंग, इस विधि के द्वारा हम लोग गोल्ड को सांद्रित कर सकते हैं, सिल्वर को कर सकते हैं और एल्यूमिनियम को कर सकते हैं। यहां से सवाल यह बना है कि बॉक्साइड से एल्यूमिनियम का जो सांद्रण किया जाता है वो किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो आप आंसर क्या कमेंट करोगे, आप आंसर कमेंट ये करोगे, उस विधि का नाम लीचिंग होता है, उस विधि का नाम क्या निक्षालन होता है। अरे हाँ ना बोलो दोस्तों। आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या? पक्की मेरी बात समझ में आ गई? तो ये सारी बातें आपको चर्चा का विषय बनानी है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हमने बस खाली इतना सा डिस्कस किया है, हमने बस खाली इतना सा पढ़ा है। जरा देख लीजिए आप दोस्तों, हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा है, धातु कर्म की प्रक्रिया क्या होती है। आराम से डेफिनेशन लिखो और 4 प्रोसेस हम लोग यहां पर यूज करते हैं। पहली होती है अयस्कों का चूर्णीकरण, दूसरा अयस्कों का सांद्रण, तीसरा सांद्रित अयस्कों से अशुद्ध धातु प्राप्त करना, चौथा धातु का शुद्धिकरण। हाँ ना बोलो बेटा जी। उसके बाद हम लोग ऐसा कहे आप लोगों को कि अयस्कों का चूर्णीकरण से मतलब क्या होता है कि जो अयस्क के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको जो क्रशर मशीन की सहायता से छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसे स्टेम्प मिल की मदद से हम लोग उसे क्या करते हैं, बारीक बारीक पीस में कन्वर्ट करते हैं, सही है। फिर आता है अयस्कों का सांद्रण। अरे दोस्तों, अयस्कों के सांद्रण से क्या तात्पर्य होता है कि अयस्कों में से अवांछनीय पदार्थों को बाहर निकालना अयस्कों का सांद्रण कहलाता है, और इसके लिए निम्न विधियां अवेलेबल होती हैं। गुरुत्वीय हो गई, झाग-प्लेवन हो गई, चुंबकीय हो गई, निक्षालन हो गई। किस विधि में
में क्या किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन चारों विधियों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आप सभी लोगों से गुजारिश है, अपना ध्यान रखते हुए, लेक्चर को एंजॉय करते हुए, लेक्चर को शेयर करते हुए अपनी पढ़ाई एंजॉय कीजिए। मैं अभी आपके सामने अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।